एवरीवन, सो लेट्स स्टार्ट विद अगस्त पार्ट 2 जहाँ पे हम इकोनॉमिक अफेयर्स से शुरू करेंगे। सो इकोनॉमिक अफेयर्स में पहली न्यूज़ है स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट ऑन एग्रीकल्चर एंड एलिड सेक्टर। तो ये जो रिपोर्ट है वो मॉस्पी ने रिलीज़ किया है, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। और रिपोर्ट का पूरा नाम है स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट ऑन वैल्यू ऑफ आउटपुट फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड एलिड सेक्टर्स 2024। सो इस रिपोर्ट में देखा जाए तो डिटेल टेबल्स और वैल्यू ऑफ आउटपुट दी गई है एग्रीकल्चर की, लाइफ स्टॉक, फॉरेस्ट्री और फिशरीज सेक्टर की फ्रॉम 2011 से लेके 2022 तक। देन इसमें की हाईलाइट्स देखा जाए तो एग्रीकल्चर और एलिड सेक्टर्स जो है वो कितना अकाउंट करते हैं 18.2% ऑफ द GVA। और उत्तर प्रदेश रिकॉर्डेड द हाईएस्ट आउटपुट ऑफ सीरियल्स सिंस 2011-12। उत्तर प्रदेश ने सबसे ज़्यादा हाईएस्ट आउटपुट ऑफ सीरियल्स रिकॉर्ड किया है। एंड उसके अलावा देखें तो क्रॉप, लाइफ स्टॉक, फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग, फिशिंग एंड एक्वाकल्चर, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। और शेयर्स ऑफ GVO ऑफ डिफरेंट ग्रुप ऑफ क्रॉप्स एट कांस्टेंट प्राइसेस इन 2022-23 देखें तो सीरियल्स का 27.3% है, बाई प्रोडक्ट्स 4.6%, अदर क्रॉप 5.6% और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल 28.3%। तो ग्रुप ऑफ क्रॉप्स में सबसे ज़्यादा GVO में शेयर है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का, देन है सीरियल्स का, फिर उसके बाद आप देख सकते हैं 5.6, 5.2 में बाकी है, जैसे ऑयल सीड्स है, उसके बाद 9.3 फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, देन सीरियल्स, देन ऑयल सीड्स। और वहीं शेयर ऑफ आउटपुट ऑफ लाइफ स्टॉक में देखा जाए तो लाइफ स्टॉक में सबसे ज़्यादा मिल्क है जो कि 66.5% है, मीट ग्रुप 23.6% है और एग्स 3.7%। वहीं टॉप 5 स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ आउटपुट ऑफ लाइफ स्टॉक, तो इसमें राजस्थान और यूपी के काफ़ी क्लोज फिगर्स हैं। राजस्थान लीड कर रहा है विथ 12.5% और यूपी 12.3% है। देन इसके बाद देखेंगे तो 9% पे तमिलनाडु मिलेगा। फिर टॉप 5 स्टेट्स इन आउटपुट ऑफ फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग एट कॉन्स्टेंट प्राइसेस, तो इसमें महाराष्ट्र 16.4% है, राजस्थान 10.6%, उत्तर प्रदेश 8.7%। देन टॉप 5 स्टेट्स इन आउटपुट ऑफ फिशिंग एंड एक्वाकल्चर, उसमें देखा जाए तो आंध्र प्रदेश 40.9% है, वेस्ट बंगाल 14.4% है। ओके, तो फिशिंग एंड एक्वाकल्चर में आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल, वहीं फॉरेस्ट्री में महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, और लाइफ स्टॉक में राजस्थान, फिर उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। और वो कुछ फिगर्स और अगर हम देखें यहाँ पे तो वेस्ट बंगाल हैज़ रिपोर्टेड हाईएस्ट आउटपुट इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ग्राम एंड अरहर दोनों मिला के 59% कंप्राइज किए पल्सेस ग्रुप में, ग्राम और अरहर। मध्य प्रदेश ने हाईएस्ट आउटपुट पल्सेस में अचीव किया है, रिकॉर्ड किया है। और ग्राउंडनट एंड सोयाबीन अकाउंटेड फॉर हाईएस्ट आउटपुट इन ऑयल सीड्स। सो ऑयल सीड्स के ग्रुप में ग्राउंडनट एंड सोयाबीन है। 4 states namely this together accounted for nearly 2/3 of the ऑयल सीड्स। तो ऑयल सीड्स मोस्टली 2/3 इन्हीं स्टेट से थे, जो कि थे महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। शुगर केन में उत्तर प्रदेश लार्जेस्ट प्रोड्यूसर रहा। राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश टुगेदर अकाउंटेड फॉर अ क्वार्टर ऑफ 1/4 ऑफ लाइफ स्टॉक। हमने देखा वहाँ पे 12.5 और 12.2% के करीब था, मतलब कांटे की टक्कर थी दोनों में, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में लाइफ स्टॉक में। फिर आंध्र प्रदेश फिशिंग एंड एक्वाकल्चर में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर रहा, इसके बाद वेस्ट बंगाल था। फिर अब आते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। सो ये इंडेक्स RBI रिलीज़ करती है एंड इसमें मेजर किया जाता है एक्सटेंट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन अक्रॉस द कंट्री। एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स में देखा गया स्केल ऑफ 0 to 100। 0 रिप्रेजेंट कर रहा है कंप्लीट फाइनेंशियल एक्सक्लूजन और 100 फुल फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो इसमें किन पैरामीटर्स को कितना वेटेज दिया गया है, तो एक्सेस को 35% वेटेज दिया गया है, यूसेज को 45% जो कि सबसे ज़्यादा है, और क्वालिटी को 20%। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स देखा जाए तो ये बढ़ता ही इसका है ट्रेंड। सिग्निफिकेंस क्या है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स का, तो ये इतना ज़रूरी नहीं है प्री के पर्सपेक्टिव से। और फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए कौन सी इनिशिएटिव्स लाई है सरकार, तो इसमें देखते हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना है, अटल पेंशन योजना है जिसका पहले नाम स्वावलंबन योजना था, देन प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, मुद्रा योजना एंड नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन। नेक्स्ट रिपोर्ट है इकोनॉमिक केस फॉर इन्वेस्टमेंट इन द वेलबींग ऑफ एडोलेसेंट्स इन इंडिया। सो ये एडोलेसेंट से रिलेटेड रिपोर्ट है और इसको रिलीज़ किया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। सो इसमें इंसाइट्स गिवन है कि वेयर इन्वेस्टमेंट्स ऑन एडोलेसेंट विल यील्ड हाई रिटर्न।
इंडिया का देखा जाए तो इंडिया हैज़ लार्जेस्ट एडोलेसेंट्स। एडोलेसेंट्स हम किनको बोलते हैं, जो 10 to 19 ईयर्स के बीच में होते हैं। एंड इसमें पाया गया है कि प्रिवलेंस ऑफ गर्ल्स गेटिंग मैरिड बिफोर 18 वो घटा है। एंड इंडिया इज़ फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। एडोलेसेंट्स हमने देखा यहाँ पे। और एडोलेसेंट के चैलेंजेस क्या हैं आज के ज़माने में, तो एकेडमिक प्रेशर एंड एक्सपेक्टेशंस, पीयर प्रेशर एंड सोशल ग्रुप्स, रिलेशनशिप्स, देन इमोशनल वेलबींग एंड मेंटल हेल्थ, बिल्डिंग रेजिलियंस एंड कोपिंग स्किल्स, मेंटल हेल्थ सपोर्ट एंड सोर्सेस, टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल चैलेंजेस। वायलेंस इंजरी देखे जाए तो इंडिया 2022 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अप्रॉक्सीमेटली 10,200 एडोलेसेंट जो कि 18 ईयर्स से कम है, दे डाइड बाय सुसाइड। इसके अलावा क्या गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लिए गए हैं फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स, तो राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, ये एडोलेसेंट पार्टिसिपेशन और लीडरशिप के लिए है, जेंडर इक्विटी और उससे रिलेटेड चीज़ों के लिए। देन स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम अंडर आयुष्मान भारत, देन स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मेंस्ट्रुअल हाइजीन, ये सारी चीज़ें हैं। देन नेक्स्ट वी सी की 14th ब्रिक्स ट्रेड मिनिस्टर्स मीटिंग हुई है। सो ये जो ट्रेड मिनिस्टर्स मीटिंग हुई है वो कहाँ पे हुई है, तो ये रशिया में हुई है। और इसका थीम क्या है, थीम है स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरलिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट। तो इसके हाईलाइट्स ऑफ मीटिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये ध्यान रखना है कि ब्रिक्स में कौन कौन सी कंट्री हैं और इस बार ब्रिक्स ने अपनी मेंबरशिप बढ़ाई है, तो कौन सी कंट्रीज़ इंक्लूड हुई हैं। तो हम जानते हैं ब्रिक्स फॉर ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। सो ये तो पहले से थी। और फिर बाद में कौन आया है, तो ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया, यूएई और सऊदी अरबिया, ये है बाकी इसमें कंट्रीज़। बाकी ब्रिक्स का एक अपना कह सकते हैं अपना वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के बेस्ड स्ट्रक्चर है, जैसे न्यू डेवलपमेंट बैंक और सीआरई, न्यू डेवलपमेंट बैंक एंड कंटिजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट। ये आईएमएफ जैसा काम करता है कंटिजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट, और वर्ल्ड बैंक जैसा काम करता है न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो इसमें काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली काफ़ी चीज़ें कवर की गई हैं, जैसे कल्चरल एकेडमिक एक्सचेंज को भी इंक्लूड किया गया है इसमें। तो ब्रिक्स का देखें तो ब्रिक्स में जो कंट्रीज़ हैं वो 45% है ग्लोबल पॉपुलेशन के, और वो कंप्राइज करते हैं 28% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी। और हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे, तो शंघाई में। देन आरबीआई रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस। आरबीआई ने रिसेंट में रिपोर्ट रिलीज़ की है जिसका टाइटल है करेंसी एंड फाइनेंस फॉर द ईयर 2023-24। सो इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन बायोमेट्रिक बेस्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रियल टाइम पेमेंट्स वॉल्यूम। इस रिपोर्ट में पाया गया कि बायोमेट्रिक बेस्ड जो आइडेंटिफिकेशन है, दैट इज़ आधार एंड रियल टाइम पेमेंट्स वॉल्यूम, इसमें इंडिया फर्स्ट रैंक करता है। वहीं सेकंड है इन टेलीकॉम सब्सक्राइबर्स, और थर्ड है इन स्टार्टअप इकोसिस्टम। इंडिया इज़ लीडिंग ग्लोबल डिजिटल रेवोल्यूशन। वहीं डिजिटल करेंसी में आरबीआई रिस्पॉन्सिबल है ई-रुपी के लिए, जो कि अभी पायलट स्टेज पे है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसका बैकग्राउंड देखा जाए तो ये एनुअल रिपोर्ट है करेंसी एंड फाइनेंस की, ये हर साल आती है, आरबीआई रिलीज़ करता है। और इसमें इन डेप्थ एनालिसिस में देखा जाए तो सिग्निफिकेंस ऑफ डिजिटलाइजेशन ऑफ फाइनेंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी, challenges posed by digitalization. Digitalization has led to introduction of complex financial products. Digitalization has led to dark patterns. Dark patterns को स्पेसिफाई किया गया है इन द न्यू सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटीज़ गाइडलाइन फॉर प्रिवेंशन एंड रेगुलेशन ऑफ डार्क पैटर्न्स 2023 में। और इसमें ये सारी प्रैक्टिसेस को इंक्लूड किया गया है, जैसे कि फॉल्स अर्जेंसीज, देन सांस बिलिंग, फोर्स्ड एक्शन, सब्सक्रिप्शन ट्रैप, इंटरफेस इंटरफ्रेंस, ट्रिक क्वेश्चन। सो ये सारी चीज़ें इसमें काफ़ी है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव जो डिजिटल चैलेंजेस को एड्रेस कर रहे हैं, तो उनमें काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स बनाने की बात की गई, गाइडलाइंस ऑन डिजिटल लैंडिंग, ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। सजेशंस भी हैं इस रिपोर्ट पे, ये पूरा मेन से रिलेटेड हो जाएगा। फिर हम देखते हैं इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी, ये क्या है। सो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटर राइट्स ने अप्रूव किया है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी को कि वो एक प्रोजेक्ट डेवलप कर सकते हैं जिसका नाम है डेवलपमेंट ऑफ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कम डोमेस्टिक एग्रीकल्चर कमोडिटी बेस्ड प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज फैसिलिटी एट जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी ऑन PPP। सो JNPA जो है, दैट इज़ जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी, ये इस्टेब्लिश करेगी ऑल इन वन स्टेट ऑफ द आर्ट एग्रीकल्चर फैसिलिटी। ये याद रखना, JNPA है, महाराष्ट्र में है, और ये पहला मेजर पोर्ट है कंट्री का जो 100% लैंड लॉर्ड पोर्ट है। देन यूपी गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन फ़ी क्राइटेरिया टू हाइब्रिड कार। सो यूपी गवर्नमेंट ने इशू किया है एक ऑर्डर जिसमें बोला गया है कि रजिस्ट्रेशन टैक्स ऑफ 8 to 10% ऑन स्ट्रॉन्ग एंड प्लग इन हाइब्रिड कार्स
वो कम किया जाएगा, मतलब उसको हटा दिया जाएगा, हैज़ बीन वेव्ड। तो इससे हम देखा जाता है ये चीज़ एनकरेज करेगी कि लोग शिफ्ट करें टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक और क्लीनर फ्यूल्स। सो EVMP 2022 और PM2 से ये अलाइंड है ये डिसीजन। नोएडा देखा जाए तो वॉज वन ऑफ द टॉप 20 इलेक्ट्रिक कार मार्केट इन इंडिया इन 2023। इन फिजिकल ईयर 2024 अराउंड 100 स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार्स पर मंथ वर सोल्ड इन उत्तर प्रदेश। देन डिफरेंस क्या है EV में और हाइब्रिड में? तो EV जो है हैज़ वन और मोर इलेक्ट्रिक मोटर्स पावर फ्रॉम अ बैटरी पैक टू प्रोपेल द, और ये जो है हाइब्रिड उसमें एक कॉम्बिनेशन होता है इंटरनल कंबशन इंजन का भी और एक बैटरी पावर्ड इलेक्ट्रिक मोटर दोनों होता है इसमें। देन हम देखते हैं कि BIS दैट इज़ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, उन्होंने टाई अप किया है ISC बैंगलोर के साथ, और उनका मेन मकसद क्या है? फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ BIS स्टैंडर्डाइजेशन चेयर प्रोफेसर। सो ये एक स्टेप है टुवर्ड्स इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ BIS कोलैबोरेशन विथ लीडिंग एकेडमिक एंड रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट्स अक्रॉस इंडिया। की हाईलाइट्स इसके हैं जैसे इंटीग्रेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन करिकुला, एक्टिव पार्टिसिपेशन इन स्टैंडर्डाइजेशन एक्टिविटीज़। बैकग्राउंड देखें तो BIS ये क्या है? ये एक नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है एंड BIS एक्ट 2016 आया था 2017 में, मतलब इम्प्लीमेंट कह सकते हैं नोटिफिकेशन 2017 में आया था। और BIS किसके अंदर आता है? तो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। BIS जो है इसकी क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? सो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन, कंज्यूमर अफेयर्स एंड पब्लिसिटी, प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन, ट्रेनिंग सर्विसेज, लेबोरेटरी सर्विसेज, हॉल मार्किंग, इंटरनेशनल एक्टिविटीज़। BIS और ISC aim to cultivate a new generation of professionals who are well versed in critical importance of standards. BIS को पहले BIS का नाम ISI था, दैट इज़ इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन, और इसको स्टार्टअप किया गया था 1995 में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ये सेटअप हुआ था 1995 में, और इट इज़ फंक्शनिंग फ्रॉम नोएडा। देन डायरेक्शन ऑन ट्रीटमेंट ऑफ विलफुल डिफॉल्टर्स, ये RBI ने रिलीज़ किया है। और विलफुल डिफ़ॉल्टर किसको बोलते हैं? तो जिनका आउटस्टैंडिंग अमाउंट 25 लाख या उससे ऊपर होता है इन NPA कैटेगरी, उनको बोलते हैं। जो विलफुल डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं 25 लाख या उससे अबव इन NPA। एग्जाम फैक्ट, द डायरेक्शन हैव बीन इशूड अंडर RBI एक्ट 1934, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 एंड क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज रेगुलेशन एक्ट 2005। इसके अलावा इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। दैन लाइट हाउस टूरिज़म इन इंडिया, तो लाइट हाउस टूरिज़म से क्या समझते हैं? तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज ने शेयर किया है एक मीटिंग ताकि वो लाइट हाउस टूरिज़म को बूस्ट कर सके। सो अंडर द लाइट हाउस टूरिज़म मोर देन 5 लाख टूरिस्ट विजिटेड। इट इज़ वैलिडेटिंग द विजन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग दिस आइकॉनिक मैरीटाइम स्ट्रक्चर्स इनटू वाइब्रेंट टूरिस्ट हॉटस्पॉट्स। सो इसी वजह से इसका नाम लाइट हाउस या लाइट शिप्स रखा गया है। इसमें कॉन्सेप्चुलाइज किया जा रहा है ताकि यूनिक टूरिज्म पोटेंशियल ऑफ लाइट हाउस एज स्पोर्ट्स ऑफ हिस्टोरिकल पोटेंशियल ऑफ लाइट हाउस एज स्पॉट्स ऑफ हिस्टोरिकल कल्चरल एंड सीनिक कॉन्फ्लुएंस। तो ये लाइट हाउस जो है वो सिंबल है रिच मैरीटाइम हेरिटेज का, तो इस वजह से इसके अराउंड टूरिज्म डेवलप किया जा रहा है, और वो अलाइंड है अवर मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 से। लाइट हाउस से हम समझ सकते हैं लाइट हाउस एक टावर, बिल्डिंग या कोई भी स्ट्रक्चर है जिससे लाइट एमिट होती है फ्रॉम अ सिस्टम ऑफ लैम्प्स लेंसेज, जिससे नेविगेशन फॉर मरीनर्स और लोकल फिशरमैन को हेल्प मिलती है। देन इस देखा जाए तो डायरेक्टर जनरल ऑफ लाइट हाउस एंड लाइट शिप्स, इसका हेडक्वार्टर है नोएडा में, और एम है सेफ एंड सिक्योर नेविगेशन इन इंडिया वाटरवेज। इंडिया ने इनिशिएट किया एंटी डंपिंग प्रूफ इनटू इंपोर्ट, एंड इंडिया हैज़ इनिशिएटेड एंटी डंपिंग प्रूफ pertaining to glass fiber import from China, Thailand and Bahrain. So चाइना, थाईलैंड, बहराइन से जो ग्लास फाइबर आ रहा है उसके लिए कंप्लेन की गई है, एंटी डंपिंग के का इशू रेज किया गया है। तो डंपिंग क्या होता है कि जब कोई कंपनी एक्सपोर्ट करती है प्रोडक्ट एट अ प्राइस जो कि जहाँ वो जा रहा है वहाँ के डोमेस्टिक मार्केट से सिग्निफिकेंटली लो है, तो हम कहते हैं डंप कर दिया उन्होंने अपना सारा प्रोडक्ट। तो ये एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। तो ये इल्ज़ाम चाइना, थाईलैंड और बहराइन पर लगा रहा है इंडिया, और ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है तो इसके खिलाफ कंप्लेन होगी। वहीं एक और इसी से जुड़ा टर्म आता है काउंटर वेलिंग ड्यूटी। तो ये काउंटर वेलिंग ड्यूटी क्या आता है? जब सरकार जान रही होती है कि कोई जो सब्सटेंस वो इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी वजह से डोमेस्टिक मार्केट अफेक्ट हो सकता है, तो वो उस पर ड्यूटी लगा देते हैं जिससे उसका रेट बढ़ जाता है। तो ये एक तरीके का इंपोर्ट टैक्स है, और WTO परमिट करती है काउंटर वेलिंग ड्यूटी।
शॉर्ट न्यूज़ में देखा जाए तो जापान ने होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया अपने नए बैंक नोट्स पे। सो इससे जो काउंटरफीट करेंसीज हैं उनको कॉम्बैट करने में हेल्प मिलेगी। और आदित्य बिरला ने अपना नया ज्वेलरी ब्रांड इंद्री लॉन्च किया है। आदित्य बिरला का हेडक्वार्टर देखा जाए तो ये मुंबई 1857 में बना था, मुंबई में हेडक्वार्टर है। देन इंडिया की फर्स्ट H-125 हेलीकॉप्टर 2026 तक रेडी हो जाएगी। और इसे कौन बना रहा है? सो इसको टाटा पार्टनरशिप में बना रहा है विथ एयरबस। एरोस्पेस जायंट है एयरबस और टाटा दोनों मिलकर बना रहे हैं H-125 हेलीकॉप्टर। सो इस हेलीकॉप्टर में क्या खासियत है? सो इफ इट इज़ गिवन हियर तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये स्मॉल न्यूज़ है। यूरोपियन मल्टीलेटरल एरोस्पेस कॉर्पोरेशन है एयरबस, इसके फाउंडर हैं रॉजर बिथेल। देन इंडियाज़ C-295 प्रोग्राम क्या है? इसमें इंडिया ने फॉर्मलाइज़ किया है एक्विजिशन ऑफ 56 एयरबस C-295 एयरक्राफ्ट टू रिप्लेस इंडियन एयरफोर्स लेगेसी AVRO फ्लीट। देन इंडियाज़ इकोनॉमिक ग्रोथ हाईलाइट, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडिया की रियल GDP याद कर लीजिए कितना प्रोजेक्ट की गई है फॉर 2024-25, तो वो 6.5 से 7% के बीच। देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी की न्यूज़ पे आते हैं। तो पहला है C-DOT ने साइन किया एग्रीमेंट विद IIT रुड़की एंड मंडी। C-DOT क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंदर आता है। और इसको साइन किया गया है इन जुलाई 2024 अंडर टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम। और इस स्कीम के थ्रू प्रमोट किया जाएगा टेक्नोलॉजी ओनरशिप एंड इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग, क्रिएट अ कल्चर ऑफ टेक्नोलॉजी को इनोवेशन और भी यही सारी चीज़ें। देन यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, ये इस्टेब्लिश किया गया था विद फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग एक्सेस टू बेसिक टेलीग्राफ सर्विसेज। बाकी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें। 6G टेक्नोलॉजी की बात होती रहती है, 6G 5G से बेटर है। और भारत का 6G विजन भी लॉन्च हुआ है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है इसमें। तो भारत स्मॉल रिएक्टर्स, निर्मला सीतारमण ने अवर फाइनेंस मिनिस्टर हैज़ अनाउंस्ड अ प्लान टू बिल्ड भारत स्मॉल रिएक्टर्स, जिसका BSRs भी बोल सकते हैं। तो ये क्या है कि BSR जो है तो हम न्यूक्लियर एनर्जी सुनते हैं तो हमें बड़े रिएक्टर्स याद आते हैं। तो ये स्मॉल रिएक्टर्स जो हैं वो भी कैपेबल है न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करने में। और ये जो इसकी चैलेंजेस होते हैं बड़े रिएक्टर्स के, उनको कम करने में हेल्प करेंगे। तो इसके लिए भी अनाउंसमेंट हुई है कि इंडिया के एनर्जी रिक्वायरमेंट में इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। भारत स्मॉल रिएक्टर्स, जो कि एक तरीके की स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर है, ये रिलेटेड है न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन से। और इसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट कहाँ करने की बात है तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में। न्यूक्लियर प्रोग्राम इसी से आ जाता है। न्यूक्लियर प्रोग्राम इंडिया का 1954 में शुरू हुआ था और 3 स्टेजेस हैं इसके। देन वी कम टू रैपिड एपोफिस मिशन फॉर स्पेस सेफ्टी रामसेस। सो इसरो ने कोलैबोरेट किया ESA के साथ और इन्होंने रामसेस मिशन अनाउंस किया है, जिससे कि ट्रैक कर सकेंगे एपोफिस एस्टेरॉयड को, जो कि कहा जा रहा है कि अर्थ को क्लोजली एनकाउंटर करेगा इन 2029। सो रैपिड एपोफिस मिशन फॉर स्पेस सेफ्टी रामसेस याद रखना है कि ये दोनों का कोलैबोरेशन से बना है और ये प्लानिटरी डिफेंस मिशन है। दिस विल बी द क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ एन एस्टेरॉयड ऑफ दिस साइज दैट ह्यूमैनिटी हैज़ एवर प्रेडिक्टेड। फिर हम देखते हैं WHO का न्यू इनिशिएटिव आया है टू डेवलप H5N1 वैक्सीन यूजिंग mRNA। सो H5N1 जो है ह्यूमन एवियन इन्फ्लुएंजा है और उसके लिए mRNA वैक्सीन की बात कर रहा है WHO। जो सिनर्जियम बायोटेक, ये एक अर्जेंटीना की मैन्युफैक्चरर, वो लीड कर रही है इसमें। और वहीं बात करें तो वैक्सीन डेवलपमेंट की, इसको हम पहले भी देख चुके हैं इसमें, बस याद रखना H5N1 है ये जो नया वैराइटी इसमें दिखा रहा है। देन हम देखते हैं UN एड्स ग्लोबल एड्स रिपोर्ट। सो ये UN एड्स ने जारी की है रिपोर्ट, जिसका टाइटल है द अर्जेंसी ऑफ नाउ एड्स एट क्रॉस रोड्स। सो UN एड्स का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम ऑन HIV एड्स। सो इस रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया है पोटेंशियल टू एंड एड्स एज अ पब्लिक हेल्थ थ्रेट बाय 2030, जिससे कि इंपॉर्टेंस ऑफ एड्रेसिंग इनइक्वालिटीज, एक्सपेंडिंग एक्सेस टू प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट एंड सिक्योरिंग सस्टेनेबल रिसोर्सेज। UN एड्स ये क्या है? लीडिंग ग्लोबल एफर्ट है टू एंड एड्स। ये UN के अंडर काम करती है, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। HIV एड्स से हम क्या समझते हैं? सो ये इम्यून सिस्टम को अटैक करता है और हमारे स्पेसिफिकली देखा जाए तो इम्यून में भी T सेल्स को अटैक करता है।
एड्स जो है, जब HIV फाइनल स्टेज होता है तो उसको एड्स बोलते हैं। इफ़ HIV इज नॉट ट्रीटेड इट कैन टेक ईयर्स बिफोर इट वीकन्स द इम्यून सिस्टम। और इसके देखा जाए तो ट्रीटमेंट और थेरेपी के लिए क्या क्या है, तो एंटी रेट्रोवाइटल थेरेपी, ये 95% लोग ART ही करा रहे हैं। एग्री स्टैक, सो एग्री स्टैक क्या है, बजट में अनाउंस किया है कि अवर फाइनेंस मिनिस्टर हैज़ अनाउंस्ड कि वो एग्री स्टैक को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो एग्री स्टैक एक ओपन सोर्स डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि एग्रीकल्चर और फार्मर्स के लिए है। सो बस इसका यही ध्यान रखना है। एग्री स्टैक जैसे ये डिजिटलाइजेशन और बाकी चीज़ों में हेल्प करने के लिए ये एक डिफाइंड प्लेटफॉर्म होगा जो एंड टू एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। और उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र आर ऑलरेडी पायलटिंग दीज आईडीज़। इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम ये 2016 में लॉन्च हुआ गया था, ताकि जो मैनेजमेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स है, लैंड प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स हैं और रिकॉर्ड मेंटेनेंस, उनमें ट्रांसपेरेंसी है, उनको मॉडर्नाइज किया जाए। फिर इसमें और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। देन नासा का एक चापिया प्रोजेक्ट है। तो चापिया से हम क्या समझते हैं, चापिया स्टैंड्स फॉर क्रू हेल्थ एंड परफॉर्मेंस एक्सप्लोरेशन एनालॉग प्रोजेक्ट। तो नासा ने ये लॉन्च किया है 2023 में और इसका लोकेशन है जॉनसन स्पेस सेंटर। तो इसमें नासा हैज़ क्रिएटेड ए 3D प्रिंटेड स्ट्रक्चर कॉल्ड मार्स ड्यून अल्फा, और इसका ऑब्जेक्टिव है कि ये सिमुलेट करेंगे मार्स जैसी लिविंग कंडीशंस और देखेंगे कि जो क्रू के हेल्थ और परफॉर्मेंस पे लॉन्ग ड्यूरेशन मिशंस का क्या फ़र्क पड़ रहा है उसकी वजह से। क्योंकि बिकॉज आप जान रहे हैं कि मार्स में सेटलमेंट का हम फ्यूचर देख रहे हैं, तो वहाँ पे अगर हम जाएंगे तो कैसी कंडीशंस मिल सकती हैं और हाउ विल बी एबल टू सर्वाइव, तो उसको सिमुलेशन एक तरीके का ये प्रोजेक्ट कर रहा है जिसका नाम है चापिया। देन एशिया का पहला हेल्थ रिसर्च रिलेटेड प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी, ये हमारे यूनियन मिनिस्टर जो हैं जितेंद्र सिंह, उन्होंने एशिया का पहला हेल्थ रिसर्च रिलेटेड प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी कहाँ शुरू किया है, तो रीजनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजीज़, जो कि ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट फरीदाबाद में है। तो फरीदाबाद में क्या है, ये पहला हेल्थ रिसर्च रिलेटेड प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी है। प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी से हम क्या समझते हैं, तो ये एक लैबोरेटरी होती है जो प्री क्लिनिकल स्टडीज़ करती है और एसेस करती है सेफ्टी एंड पोटेंशियल टॉक्सिसिटी ऑफ न्यू मेडिकल डिवाइसेस। इसका सिग्निफिकेंस उतना इम्पोर्टेंट नहीं है बस। फिर नई ये शॉर्ट न्यूज़ में देखा जाए तो जो चाइना ने चैंगी 5 मिशन भेजा था, तो दे हैव फाउंड वाटर मॉलिक्यूल्स इन द सॉइल सैंपल्स जो वापस उन्होंने लाए वहाँ से। देन नेक्स्ट इज़ इन्वायरमेंटल अफेयर्स। सो इन्वायरमेंटल अफेयर्स में पहला है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट 2024। सो ये रिलीज़ किया है मॉस्पी ने, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, और इसमें दिया गया है, इसके हाइलाइट्स देखा जाए तो इसमें सब देखिए बस फिगर्स भरे हुए हैं जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है। बस देख लीजिए कौन रिलीज़ किया है ये रिपोर्ट, तो नीति आयोग ने नहीं रिलीज़ किया है, इसको मॉस्पी ने रिलीज़ किया है। स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स मैंग्रोव्स रिपोर्ट, ये रिपोर्ट जो है इसको ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस ने रिलीज़ किया है ऑन वर्ल्ड मैंग्रोव डे, जो कि 26 जुलाई को होता है। और इसमें देखा गया है कि मैंग्रोव जो लक्षद्वीप के हैं और कोस्ट ऑफ तमिलनाडु हैं वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं। इसके अलावा और भी कंट्रीज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी गई है, क्योंकि इंडिया पार्ट है ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस का, इसलिए इंडिया की भी मैंग्रोव्स की हेल्थ की बात की गई इसमें। मैंग्रोव और उसकी इम्पोर्टेंस हम जानते हैं। मैंग्रोव देखा जाए तो इंडिया में सुंदरबन में है, वेस्ट बंगाल में है सुंदरबन, देन गुजरात में है, गुजरात में गल्फ ऑफ कच्छ खंबात दोनों में है। और इकोसिस्टम सर्विसेज जो मैंग्रोव प्रोवाइड करता है वो है क्लाइमेट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल, कोस्टल प्रोटेक्शन, कार्बन सिंक, फिशरी, बायोडाइवर्सिटी, टूरिज्म, टिम्बर, वाटर फिल्ट्रेशन। और इंडिया ने अपना एक मिस्ट्री प्रोग्राम भी लॉन्च किया था प्रीवियस बजट में। सो मिस्ट्री मैंग्रोव से रिलेटेड है, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स प्रोग्राम। देन स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स फॉरेस्ट रिपोर्ट 2024, ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज़ किया है और इसमें देखा गया है कि ग्लोबल फॉरेस्ट कवरेज जो है वो 31% है फ़िलहाल, और इसमें वुड यूज़ एफिशिएंसी जो है बढ़ी है 15% से, डिफॉरेस्टेशन रेट भी डिक्लाइन हुआ है। FAO को हम जानते हैं, ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है UN के अंडर, और इसमें
195 मेंबर्स हैं, जिसमें 194 कंट्रीज़ एंड द यूरोपियन यूनियन है। देन वी सी बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन एग्रीमेंट, BBNJ एग्रीमेंट। सो इसको अप्रूव किया है इंडिया की यूनियन कैबिनेट ने। और ये किससे रिलेटेड है, तो ये स्टेप्स लेते हैं टुवर्ड्स कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ मरीन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड दे आर ऑफन रेफर्स एज हाई सीज। तो बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन, तो नेशनल जुरिस्डिक्शन मतलब टेरिटोरी एंड होने के बाद क्या होता है, ओशन है इंडिया के, तो इसी से रिलेटेड है। ये एक UN क्लॉज का एग्रीमेंट है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। सो इट हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय इंडिया, इसलिए इम्पोर्टेंट है अभी। देन UN क्लॉज हम जानते हैं, ये 1982 में इसको अडॉप्ट किया गया था एंड इट केम इनटू फोर्स ऑन 1994। एज ऑफ टुडे मोर देन 160 कंट्रीज इसका पार्ट है। देन नीति आयोग ने पैनल बनाया फॉर नेट ज़ीरो गोल, और 3 years आफ्टर इंडिया डिक्लेयर्ड इट्स गोल टू बिकम अ नेट ज़ीरो इकोनॉमी बाय 2070, पॉलिसी डिज़ाइन फॉर अचीविंग दिस टारगेट हैज़ बिगन। COP26 में इंडिया ने पंचामृत का दिया था मंत्र। देन यूनेस्को ने 11 न्यू बायोस्फीयर डेजिग्नेट किए हैं। सो ये अलग अलग कंट्रीज़ में हैं, और इसमें पहली बार बेल्जियम और गैम्बिया को इंक्लूड किया गया है। सो ये जो साइट्स हैं अक्रॉस द वर्ल्ड हैं, जैसे कि कोलंबिया में है, डोमिनिकन रिपब्लिक, गैम्बिया, इटली, मंगोलिया, फिलीपींस, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, स्पेन, इन सब जगहों पे। और लिस्ट देखा जाए न्यू बायोस्फीयर रिजर्व्स का, तो वो है कैंपेनब्रूक ट्रांसबाउंड्री बायोस्फीयर रिजर्व जो कि नीदरलैंड्स में है। देन डेरियन नॉर्टे चोकोआनो बायोस्फीयर रिजर्व, ये कोलंबिया में है। माद्रे आस अगवास बायोस्फीयर रिजर्व, ये है डोमिनिकन रिपब्लिक में। न्यूमी बायोस्फीयर रिजर्व गैम्बिया में है। कोली युगानी बायोस्फीयर रिजर्व इटली में है। जूलियन अलाप एल्प्स ट्रांसबाउंड्री बायोस्फीयर रिजर्व इटली में है। ऐसे ही बाकी 4 भी हैं, याद तो होने वाला नहीं है नाम इसमें। देन मैन एंड बायोस्फीयर भी होता है इसका प्रोग्राम। तो इंडिया में 20 हैं, यूनेस्को ने उनको बोला है, उनमें से 12 जो हैं वो मैन एंड बायोस्फीयर में आते हैं। ये लिस्ट दी हुई है 20 बायोस्फीयर रिजर्व जो इंडिया की हैं, शायद सॉरी 18 है, 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, और उनमें से 12 को यूनेस्को मैप के अंडर रिकग्नाइज़ किया गया है। ये आप पॉज करके इस मैप को थोड़ा ध्यान से देख सकते हैं, या फिर इन प्लेसेस को एक बार नोट कर ले सकते हैं। देन UNEP का फोरसाइट रिपोर्ट 2024। सो इसका रिपोर्ट है नेविगेटिंग न्यू हॉराइजन्स, अ ग्लोबल फोरसाइट रिपोर्ट ऑन प्लानिटरी हेल्थ एंड ह्यूमन वेलबींग। सो इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया है UN इन्वायरमेंट प्रोग्राम ने और इंटरनेशनल साइंस काउंसिल ने। रिपोर्ट अर्जेस द वर्ल्ड टू एड्रेस इमर्जिंग चैलेंजेस दैट कुड डिसरप्ट प्लानिटरी हेल्थ। SDG report shows we are leaving more than half the world behind, and with 85% of 169 SDG targets are off track. UNEP कब बना था? 1972 में, और UNEP में 193 मेंबर स्टेट्स हैं। वर्ल्ड्स फर्स्ट थोरियम मोल्टेन सॉल्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन, वर्ल्ड का पहला थोरियम मोल्टेन सॉल्ट न्यूक्लियर पावर जो है गोबी डेजर्ट चाइना में बन रहा है। बोला जा रहा है ये 2025 तक लॉन्च होगा। तो थोरियम जो है ये न्यूक्लियर एनर्जी कह सकते हैं, तो न्यूक्लियर पावर में यूज़ होता है इनका। और इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट थोरियम डिपॉजिट्स इन द वर्ल्ड विद गोल्डन बीचेस ऑफ उड़ीसा। देन केरला एंड उड़ीसा में ही 70% है। देन कम्स ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट जो है ये क्लाइमेट स्ट्रेसर्स जो हैं जैसे हीट, वाइल्ड लाइफ, फ्लड, ड्रॉट, ये कैसे अफेक्ट कर रहे हैं एजुकेशन आउटकम्स को या थ्रेटन कर रहे हैं एजुकेशनल गेन्स को, तो ये इस रिपोर्ट में दिया गया है। और इसको किसने रिलीज़ किया? यूनेस्को ने। तो ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट यूनेस्को की रिपोर्ट है। बाकी यूनेस्को को हम देख रहे हैं 1945 में बनी थी, इसका हेडक्वार्टर पेरिस में। फिर उसके बाद शॉर्ट न्यूज़ जो है कुछ कि NTC ने बोला है कि 628 टाइगर्स डाइड बिटवीन 2019 to 2023। और न्यू वर्ल्ड सॉइल हेल्थ इंडेक्स यूनेस्को ने अनाउंस किया है। इंडिया की 32% ऑफ द लैंड डिग्रेडेड है और 25% फेसेस डेजर्टिफिकेशन। किन कारणों से? तो डिफॉरेस्टेशन, अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड नेचुरल इरोजन से। फिर हम आते हैं पीपल इन न्यूज़ में। सो वी नो दैट रशिया की हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है टू अवर प्राइम मिनिस्टर, जो कि द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू अपोस्टल। देन माता प्रसाद पांडे, ये यूपी लोकसभा लेजिस्लेटिव असेंबली के लीडर ऑफ अपोजिशन बने हैं। पहले ये पद अखिलेश यादव का था ना, बट नाउ सिंस ही इज़ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सो ये पोस्ट अब SP के ही
दूसरे एमएलए को दिया गया है जिनका नाम है माता प्रसाद पांडे। देन हेमंत सोरेन फिर से उन्होंने ओथ लिया चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड की, ये जब जेल से छूटे तब उसके बाद फिर से ये बने हैं। देन विनय मोहन कवात्रा, ये फॉरेन सेक्रेटरी, फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी हैं और फिलहाल इनको एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू यूएस बनाया गया है। देन प्रीति सुडान, ये नई चेयरमैन बनी है, चेयरपर्सन बनी है यूपीएससी के। ये पहले फॉर्मर यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी भी रह चुकी हैं एंड शी इज़ आई ऑफिसर ऑफ 1983 बैच फ्रॉम आंध्र प्रदेश कैडर। देन वी सी दैट 2 न्यू इंडियन जजेस हैव टेकन ओथ एज जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो हैं एन कोटेश्वर सिंह एंड महादेवन। शील नगु, ये चीफ जस्टिस बने हैं पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट के। धीरेन्द्र ओझा, ये डायरेक्टर जनरल ऑफ पीआईबी बने हैं। देन वी सी बीएन गंगाधर, ये चेयरपर्सन है नेशनल मेडिकल कमीशन के। राजेंद्र खन्ना, इनको एडिशनल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बनाया गया है, ये पहले चीफ भी रह चुके हैं रॉ के। देन एनएस राजा सुब्रमणी, ये वाइस चीफ बने हैं ऑफ आर्मी स्टाफ। देन गौतम गंभीर, इनको न्यू हेड कोच बनाया गया है ऑफ इंडियन मेंस क्रिकेट टीम बाय बीसीसीआई। और इससे पहले इसमें देखा जाए तो मांडू मार्केस, ये न्यू हेड कोच बने इंडियन मेंस फुटबॉल टीम के। देन सूर्य कुमार यादव को जो है ये न्यू कैप्टन बने हैं T20 क्रिकेट टीम के। अपार्ट फ्रॉम दैट इस साल दैट इज़ इन अगस्त 2 आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बने हैं। सो मैन में जसप्रीत बुमराह हैं और वुमेन में स्मृति मंदाना। और इस बार के देखा जाए तो 2024 पेरिस ओलंपिक्स के फ्लैग बियरर्स कौन थे इंडिया से, तो वो है पीवी सिंधु और शरद कमल। और इंडियन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की मेंबर नीता अंबानी को री इलेक्ट किया गया है। लिएंडर पेस और विजय अमृतराज, ये जो है उनको इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में इंक्लूड किया गया है। ये पहले दे आर द बिकम द फर्स्ट 2 इंडियंस एंड एशियन बिस्टोड विद अल्टीमेट ऑनर इन टेनिस। देन अभिनव बिंद्रा को ऑनर किया गया है विद प्रेस्टिजियस ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी एंड ही हैज़ बीन ऑल्सो बीन नेम्ड अ मेंबर ऑफ IOC एथलीट कमीशन सिंस 2018। रोशनी नादर को फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है जो कि शेवलियर डी ला लीगन डी ऑनर। NK सिंह, जो कि 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन भी रह चुके हैं, तो उनको ऑनररी फेलोशिप ऑफ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस दिया गया है एंड दिस अवार्ड रिकग्नाइजेस हिज लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप एंड कंट्रीब्यूशन टू LSE। देन वी सी शाहरुख खान को कस्टमाइज्ड गोल्ड कॉइन बनाई गई उनके लिए इन ग्रेविन वैक्स म्यूजियम, जो कि पेरिस में है एंड इज़ द फर्स्ट इंडियन एक्टर जिनके गोल्ड कॉइन पे नाम है। देन प्रहलाद चंद्र अग्रवाल, ये फर्स्ट इंडियन रिसिपेंट हैं कॉस्पर हैरी मासी अवार्ड के। GR राय, ये पैरा स्विमर है, ये यंगेस्ट और फास्टेस्ट फीमेल पैरा स्विमर बनी है टू क्रॉस इंग्लिश चैनल। देन मनोज मित्तल हैज़ बीन नेम्ड चेयरमैन ऑफ सिडबी। देन संजय शुक्ला, ही हैज़ बीन गिवन चार्ज ऑफ MD ऑफ नेशनल हाउसिंग बैंक। देन रॉबर्ट जेरार्ड रवि, ये न्यू चेयरमैन और MD बने हैं BSNL के। शिखर धवन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है MTGP का एंड ही वॉज अनाउंसड एज ब्रांड बाय द यूरोस्पोर्ट इंडिया। गगन नारंग को शेफ डी मिशन रखा गया है फॉर 2024 पेरिस ओलंपिक्स इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा। RBI ने अपॉइंट किया है कृष्णन वेंकट सुब्रमण्यम को MD एंड CEO ऑफ फेडरल बैंक। संजय कपूर को ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का प्रेसिडेंट बनाया गया है। रजत शर्मा, जो कि जर्नलिस्ट है, उनको इलेक्ट किया गया है एज प्रेसिडेंट ऑफ न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन। देन इंटरनेशनल न्यूज़ में देखें तो UK में इलेक्शंस हुए थे और उसको जीता है लेबर पार्टी के किर स्टामर ने और डिक स्कूफ, ये जो हैं ये नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं नीदरलैंड्स के। देन नेपाल के भी नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, वो हैं KP शर्मा ओली। प्रेसिडेंट ऑफ रवांडा री इलेक्ट हुए पॉल कगामे। उर्सुला डी वॉन लेन को प्रेसिडेंट बनाया गया है यूरोपियन कमीशन का, ये फिर से इस पद पे हैं। देन लुथियन पॉलिटिशियन ने प्रेसिडेंट ऑफ लुथियनिया बने हैं गितास नौसेदा। और हम देखे थे इब्राहिम रईसी, जो हेलीकॉप्टर क्रैश में मर गए थे, वो प्रेसिडेंट ऑफ ईरान थे, तो अब नए प्रेसिडेंट बने हैं मसूद पेजेस्कियन। क्रिस्टन माइकल, ये न्यू प्राइम मिनिस्टर हैं ऑफ इस्टोनिया। देन एलिसा डी अंडा मद्रोजा, ये प्रेसिडेंट बनी है FATF की। रॉबर्ट मेत्सोला, प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन पार्लियामेंट। रिगोबर्टा मेंचुटम, ये इनको ऑनर किया गया है गांधी मंडेला अवार्ड से 2020। देन व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट,
कार्लोस अल्कराज, इन्होंने वन हिज सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव विंबलडन मेन सिंगल टाइटल एट 2024। और प्लेसेस इन न्यूज़ में हमने देखा माइडोम्स, जो कि ओंडाइन डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, उनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है। देन गेवरा एंड कुसुमुंडा कोल माइंस, ये कहाँ पे हैं? ये छत्तीसगढ़ में है। ये सेकंड और फोर्थ स्पॉट आया है उनका वर्ल्ड के 10 लार्जेस्ट गोल्ड माइंस में। सो ये छत्तीसगढ़ की 2 माइंस है जो कोरबा डिस्ट्रिक्ट में है। दरबार हॉल, अशोक हॉल, प्रेसिडेंट ने हैज़ रीनेम 2 ऑफ द इम्पॉर्टेंट हॉल्स एज गणतंत्र मंडप एंड अशोक मंडप। देन झारखंड ने कैंपेन लॉन्च किया है बचपन बचाओ आंदोलन। इंदौर का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है इन द मेगा ट्री प्लांटेशन ड्राइव, जिसका नाम था एक पेड़ माँ के नाम। और उत्तराखंड की रिसर्च विंग ऑफ उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, उन्होंने स्टेट का पहला बर्ड गैलरी ओपन किया एट नेशनल एजुकेशन सेंटर इन देहरादून। यूपी में मैंगो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया इन लखनऊ। ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में न्यू प्लांट स्पीशीज़ मिली है जिसका नाम है फ्लोगैकांथस सुधांशु खेरे। तो सुधांशु शेखर दास, ये उनका नाम भी है वही। फिर गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, ये 2 एडवांस क्लास फ्रिगेट्स त्रिपुट फॉर इंडियन नेवी वो लॉन्च हुए हैं। देन जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ये इंडिया की पहली इंटीग्रेटेड इंडिजिनस एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी है। इंटरनेशनल देखते हैं कि अवर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर, उन्होंने इनाग्रेट किया इंडिया का पहला ओवरसीज़ जन औषधि केंद्र, और ये कहाँ पे किया? मॉरिशस में किया। देन पेरू न्यूज़ में था क्योंकि वहाँ पे ruins ऑफ 4000 ईयर ओल्ड सेरेमोनियल टेम्पल डिस्कवर हुए। देन पेरिस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की मेंबर हैं नीता अंबानी, और ये चेयरपर्सन भी हैं रिलायंस फाउंडेशन की। सो इन्होंने इनाग्रेट किया फर्स्ट एवर इंडिया हाउस, जो कि पार्क डीला विलेट पेरिस में सिचुएटेड है। देन कजान और येकातेरिनबर्ग, इन दोनों जगह पे रशिया में इंडिया के 2 नए कॉन्सुलेट खुले हैं। वहीं नेक्स्ट हम देखते हैं तो सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया ने में ओलंपिक एक्सकॉट ई स्पोर्ट गेम्स होने वाले हैं इन 2025। सो सऊदी अरेबिया बड़ा है जिसका कैपिटल रियाद है, और यूएई जो है उसका कैपिटल दुबई है। तो ये सऊदी अरेबिया ई स्पोर्ट्स को करेगा इन 2025। फिर कोटी डी आइवरी, इन्होंने ज्वाइन किया है यूएन वाटर कन्वेंशन। सुल्तान कुदरत प्रोविंस, सो फिलीपीन इंस्टीट्यूट ऑफ वोल्केनोलॉजी एंड सिस्मोलॉजी ने रिपोर्ट किया है एक ऑफशोर अर्थक्वेक ऑफ 7 मैग्नीट्यूड, जो कि सुल्तान कुदरत प्रोविंस साउदर्न फिलीपींस में। देन लाओस, वहाँ पे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो हमारे हैं उन्होंने सेलिब्रेट किया ट्रेजर्स ऑफ रामायण एंड बुद्धिज़्म थ्रू स्टैम्प स्पेशल स्टैम्प सेट। तो लाओस जो है पहला नेशन है ग्लोबली टू लॉन्च द फर्स्ट पोस्टेज स्टैम्प ऑफ लॉर्ड राम ऑन ऑफ अयोध्या। फिर अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन में देखते हैं तो यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है डायबिटोलॉजी, और ये इनको मिला है बिकॉज ऑफ इट्स डेडिकेशन टू द एडवांसमेंट ऑफ डायबिटोलॉजी। डायबिटोलॉजी इज़ रिलेटेड टू डायबिटीज़ केयर एंड डायबिटीज़ रिसर्च। इसके अलावा ही इज़ ऑल्सो लोकसभा एमपी, और लगातार तीसरी बार ये लोकसभा एमपी रहे हैं, और ही इज़ वन ऑफ द फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू सर्व इन यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। Then we see Rajya Sabha Gaurav Samman 2024. So it was awarded at the event of Town Official Language Implementation Committee. इसके अलावा शाहरुख खान ऑन ग्रेविन म्यूजियम्स गोल्ड कॉइन। सो ग्रेविन म्यूजियम ने गोल्ड कॉइन रिलीज़ किया जिसपे शाहरुख खान की पिक्चर है, उन्होंने उनके नाम पे कस्टमाइज्ड गोल्ड कॉइन बनाया गया है, और ही इज़ द फर्स्ट कह सकते हैं इंडियन एक्टर जिनके साथ ऐसा हुआ है, एंड he has been immortalized in wax। इसके अलावा इनके वैक्स स्टैचूज़ US, UK, जर्मनी, फ्रांस, चेक रिपब्लिक, थाईलैंड, इंडिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया में। फिर पहली बार एक इंडियन एस्ट्रोफिजिस्ट को कॉस्पर हैरी मैसी अवार्ड मिला है। इसके अलावा हम देखते हैं गुलबैंकियन प्राइज़ फॉर ह्यूमैनिटी। ये आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव था जो था आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज्ड नेचुरल फार्मिंग, और उसमें मिला है गुलबैंकियन प्राइज़। देन बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट का अवार्ड मिला है महाराष्ट्र को। देन वी सी नेशनल लिटरेरी अवार्ड। सो तेलंगाना सीएम ने प्रेजेंट किया डॉक्टर सी नारायणन रेड्डी नेशनल लिटरेरी अवार्ड, जिसको विश्वंभरा भी बोलते हैं। ये मिला है तमिल राइटर शिवा शंकरी को। देन ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन में देखें तो DRDO ने अनवील किया है इंडिया का इंडिजिनस लाइट टैंक, जिसका नाम जोरावर है, फॉर द इंडियन आर्मी, और ये DRDO और LNT ने मिलकर बनाया।
देन इसरो के चेयरमैन डॉक्टर सोमनाथ ने लॉन्च किया भारतीय अंतरिक्ष हैकाथॉन। देन ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने लॉन्च किया वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट, ताकि इम्प्रूव हो सके रिसर्च इन फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। वही नीति आयोग ने लॉन्च किया है संपूर्णता अभियान, जो हमने अभी ऊपर भी देखा था, तो इसमें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स और ब्लॉक्स में फोकस है। वहीं LIC ने लॉन्च किया जीवन सामर्थ्य इनिशिएटिव। देन टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड और NHPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने साइन किया MOU। इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने लॉन्च किया है MA कोर्स इन भगवद गीता स्टडीज़। देन FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उन्होंने अप्रूव किया है एक प्रपोज़ल जिसमें कि न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन जो है लेबल्ड रहेगी इन बिगर फॉन्ट, जो भी प्रोडक्ट्स रहेंगे उन पर। देन वी कम टू इंटरनेशनल न्यूज़। तो नाटो की अभी एनिवर्सरी मनाई गई थी, 75th एनिवर्सरी, और ये इस बार वाशिंगटन DC में ऑर्गेनाइज़ हुआ है। देखा जाए डेट तो अप्रैल 4, 1949 में इसका इस्टेब्लिश किया गया था। फिर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO में बेलारूस ज्वाइन किया गया है, बेलारूस में ज्वाइन किया है। देन इसी कोलंबो सिक्योरिटी एनक्लेव में बांग्लादेश भी इंक्लूड हो गया, 5 कंट्रीज़ हो गई हैं अब इसमें। यूरोपियन हंगरी हैज़ टेकन ओवर रोटेटिंग प्रेसिडेंसी ऑफ काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन। देन इंडिया हैज़ टेकन ओवर इंडिया ने चेयरमैन बना है एशियन डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर का, और इंडिया से पहले चाइना था। फिर जापान की एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी ने लॉन्च किया एडवांस्ड लैंड ऑब्जर्विंग सैटेलाइट, जिसका नाम है दाइची 4। नासा ने लॉन्च किया क्यूब सैट रेडियो इंटरफेरोमेट्री एक्सपेरिमेंट क्यूरी। देन WHO ने मेडिकल डिवाइस इंफॉर्मेशन सिस्टम मेडविस, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिस पे ग्लोबल एक्सेस टू मेडिकल टेक्नोलॉजीज इंप्रूव हो सके, वो लॉन्च किया है। देन वी सी कॉन्फ्रेंस में ये हमने देखा कि 46th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जो कि भारत मंडपम न्यू दिल्ली में हुआ था, और इसमें मैडम्स जो हैं उनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला था। देन बिम्स्टेक की फॉरेन मिनिस्टर रिट्रीट ये न्यू दिल्ली में हुई है। इसके अलावा इसमें मुझे ज़्यादा कुछ सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। बाकी ये देख लीजिए नोमैडिक एलिफेंट जो एक्सरसाइज है, ये इंडिया और मंगोलिया के बीच है, और मैत्री जो है ये इंडिया और थाईलैंड के बीच है। और एक्सरसाइज फ्रीडम है जो हमने देखा था, ये इंडिया, जापान और साउथ कोरिया के बीच ट्राइलेटरल मल्टी डोमेन एक्सरसाइज है। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स देख लेते हैं। तो R बाला सुब्रमण्यम ने लिखी है पावर विदिन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी। देन ये 4 किताबें बाय डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिकेशन डिवीज़न लिखी गई हैं। विंग्स टू आवर होप्स, आशाओं की उड़ान, कहानी राष्ट्रपति भवन की, राष्ट्रपति भवन हेरिटेज मीट्स द प्रेजेंट। देन कॉल ऑफ द कीर बाय परिमल नाथवानी। फिर हम आते हैं स्पोर्ट्स न्यूज़ पे। तो सबसे सिग्निफिकेंट जो अपडेट रही है अगस्त मंथ की, वो थी पेरिस से, वो था पेरिस ओलंपिक। इस बार 33rd समर ओलंपिक्स जो है पेरिस में हुआ, ये 33rd एडिशन था। एंड इसी के साथ पेरिस लंदन के साथ साथ टॉप स्पॉट पे है, जिसने सबसे ज़्यादा बार होस्ट किया ओलंपिक गेम्स। सो 3 बार पेरिस और 3 बार लंदन ने होस्ट किया है समर ओलंपिक्स। और इस पे आते हैं ऑफिशियल मैस्कॉट जो था वो फ्रिजेस था। फ्रिजेस एक दे आर 2 एंथ्रोपोमॉर्फिक फ्रिजियन कैप्स, ये सिंबल होता है फ्रांस का। और मोटो था अलोन वी गो फास्टर बट टुगेदर वी गो फर्दर। प्रेसिडेंट कौन था पेरिस 2024 का? तो टोनी एस्तांगुएत। टॉर्च रिले जो हुई थी वो वहाँ पे फ्लेम जो है ओपन हुई थी मर्साई फ्रांस से, और फाइनल टॉर्च बियरर टेडी राइनर एंड मैरी जॉस पैरक थे, ये फ्रांस के एथलीट हैं। ओपनिंग सेरेमनी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये देखा जाएगा तो वो इसमें एथलीट्स जो थे इस बार परेडेड बाई बोट अलॉन्ग द शीन रिवर, जो वहाँ की शीन नदी है उन पे बोट के थ्रू उनका वो पैरेडिंग हुआ था जो भी एथलीट्स थे। इंडिया के PV सिंधु और शरद कमल ये फ्लैग बियरर्स थे। एंड इसमें लिखा है 78 इंडियन एथलीट्स, लेकिन आई थिंक 118 या फिर 16 लोग थे। देन स्पोर्ट्स मेडल में देखा जाए तो रशिया और बेलारूस के जो भी एथलीट्स थे वो एज अ इंडिविजुअल न्यूट्रल एथलीट उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और कंपटीशन अक्रॉस 32 स्पोर्ट्स इंक्लूडिंग 4 एडिशनल स्पोर्ट इन 329 इवेंट्स हुए। और सबसे ज़्यादा डेकोरेटेड फीमेल ओलंपियन कौन रही हैं? टोरी हस्के, इन्होंने 3 गोल्ड मेडल और 2 सिल्वर मेडल जीते स्विमिंग में। और इन मेन भी स्विमिंग में ही जीता है फ्रांस के लियो मर्चेंट ने, इन्होंने 4 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज जीता।
So he is the first male swimmer after Michael Phelps to win 4 medals in the same Olympics. और ये कहाँ की थी? ये यूएसए की थी स्विमिंग में, टॉरी हस्के और लियोन मर्चेंट फ्रांस के। इंडिया का देखा जाए तो इंडिया के 117 इंडियन एथलीट्स गए और इन्होंने 69 मेडल्स के लिए फ़ाइट दी 16 स्पोर्ट में। सबसे ओल्डेस्ट इंडिया की कंटिजेंसी में रोहन बोपन्ना थे 44 इयर्स के, और यंगेस्ट निधि दी सिंधु ये यंगेस्ट थे, ये स्विमर हैं, 14 ईयर ओल्ड स्विमर, ये भी गई थी। गगन नारंग को शेफ डी मिशन बनाया गया था। अभिनव बिंद्रा वॉज अवॉर्डेड द ओलंपिक ऑर्डर। इंडिया वन 6 मेडल, टोटल इंडिया ने 6 मेडल जीते, 5 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर। और अदानी ग्रुप जो थे वो प्रिंसिपल स्पॉन्सर थे इंडियन ओलंपिक कंटिजेंट के। इंडियन मेडल विनर्स में देखें तो मनु भाकर, इन्होंने 2 मेडल जीते, दोनों ब्रॉन्ज, और ये पहली इंडियन वुमेन बन गई जिन्होंने फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू विन अ शूटिंग टीम मेडल एट ओलंपिक्स। ओके, अच्छा, ओलंपिक शूटिंग में पहली वुमेन बनी है और ये पेयर भी शूटिंग में पहला बना है। 10 मीटर एयर पिस्टल था इनका स्पोर्ट। देन इनसे पहले नॉर्मन प्रिचर्ड एक थे, उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था एक ही गेम में 2 बार, मतलब एक ही ओलंपिक्स में 2, इनसे पहले वही थे। फिर हम आते हैं नीरज चोपड़ा, इन्होंने करियर का सेकंड बेस्ट थ्रो 89.45 फेंक के सिल्वर मेडल जीता, और ये अब तक 2 ओलंपिक में 2 मेडल जीत चुके हैं, और इसी के साथ इन्होंने ये तीसरे इंडियन बने हैं जिन्होंने इंडिविजुअल मेडल्स इन 2 ओलंपिक गेम्स जीते। अब ये देख लेते हैं, इंडियन हॉकी टीम ब्रॉन्ज जीती है मेंस हॉकी। स्वप्निल कुसाले ये ब्रॉन्ज जीते हैं मैन 50 मीटर राइफल, 3rd पोजीशन आई थिंक है। अमन सहरावत ब्रॉन्ज इन मेंस 57 kg रेसलिंग। नीरज चोपड़ा सिल्वर इन मेंस जेवलिंग थ्रो। मनु भाकर ब्रॉन्ज इन वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल। देन मनु भाकर एंड सरबजोत सिंह ब्रॉन्ज इन मिक्स टीम 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग। फिर यहाँ पे विनेश फोगाट रिलेटेड कंट्रोवर्सी का दिया हुआ है, और मेंस हॉकी में इंडिया 3rd पे थी, 1st पे नीदरलैंड और 2nd जर्मनी। और जेवलिन थ्रो में अरशद नज़ीम जो पाकिस्तान के गोल्ड मेडलिस्ट बने, उन्होंने 92.97 मीटर का थ्रो फेंका था। क्लोजिंग सेरेमनी में किसने कौन फ्लैग हमारा उठाया था? तो इंडियन गोलकीपर पीआर श्रीजेश एंड मनु भाकर। इसके अलावा हम देखते हैं विंबलडन ऑर्गेनाइज हुआ था जुलाई में, जिसके विनर थे कार्लोस अल्कराज स्पेन के, और रनर अप नोवाक जोकोविच सर्बिया के, और वुमेन सिंगल्स जीता था बारबरा क्रेजिकोवा ने। देन कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स जो हुई थी उसमें हमने ये देखा कि शिखर धवन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया इंडियन मोटर जीपी का। देन अविनाश सावले ये इंडियन रनर हैं, ये फिनिश्ड द रेस विथ टाइमिंग ऑफ 8 मिनट एंड ये फिनिश 6th प्लेस। इनसे काफ़ी उम्मीदें थी 3000 मीटर स्टीपल चेज में, बट हिज रैंक वॉज 6th। देन GRI ये पैरा स्विमर हैं। अश्विनी बोपन्ना इंडियन बैडमिंटन प्लेयर, इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। इसके अलावा केदार जाधव इन्होंने भी रिटायरमेंट कर दिया है क्रिकेट से। रोहित शर्मा फर्स्ट प्लेयर टू कंप्लीट 600 सिक्सेस इन इंटरनेशनल क्रिकेट। दिनेश कार्तिक इन्होंने भी अनाउंस कर दिया रिटायरमेंट। सुनील छेत्री ने भी रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया फ्रॉम इंटरनेशनल फुटबॉल, और ये 4th इंटरनेशनल गोल स्कोरर में टॉप 4 में आते हैं। ही इज़ द 4th पर्सन। एंड PV सिंधु शी हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ टोबैको कंट्रोल। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर द अगस्त मंथली। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, अगर कह सकते हैं 6th मंथली या फिर 1 ईयर का जो भी करंट अफेयर्स आएगा घटना चक्र का, सो विल ट्राई टू कवर दैट in the next few days. Thank you everyone.